हेलो क्लास 12th, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 जहां से इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होता है, जहां से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे हम, उसका फर्स्ट लेक्चर। और ऑल ओवर यू कैन से दैट कि हम यहां से गैल्वेनिक सेल जो था हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ, दैट आई डिस्कस्ड अबाउट कंसंट्रेशन सेल। मतलब 6 लेक्चर दिए थे मैंने गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, एंड ये फर्स्ट लेक्चर, आई मीन ऑल ओवर यू कैन से कि 7वां लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में रहेगा हमारा लेक्चर, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से देखें, जानें, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी में भी इसका एनसीईआरटी मेंशन्ड है, लेकिन उतने अच्छे से मेंशन्ड नहीं है। तो आप प्लीज अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। बने रहिएगा पूरे वीडियो के दौरान, पूरा वीडियो देखेंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने कुछ लिख रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज जस्ट अपोजिट टू गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता था, याद है आपको? गैल्वेनिक सेल क्या करता था कि केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता था। केमिकल रिएक्शन खुद पे खुद होती थी और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती थी, ठीक है। बट यहां पर हमको क्या है कि एक एक्सटर्नल सोर्स लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स, एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज हमारे पास नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज रहेगा। तो एक्सटर्नल वोल्टेज के रूप में हम किसको ले लेंगे? आइदर सेल या फिर बैटरी। और बैटरी और सेल से मिलकर के क्या हम कर लेंगे? एक यू कैन से एक सेल बना लेंगे, ठीक है। और उसकी मदद से फिर हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। सो इट इज जस्ट अपोजिट टू गैल्वेनिक सेल। अनदर पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जानते ही हो, मतलब जो फिजिबल होता है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो नॉन फिजिबल होता है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो ये नॉन फिजिबल रिएक्शन है, समझ रहे हो ना। इसको हमने क्या किया, मान लो कि एक्सटर्नल वोल्टेज दे रखा है, मतलब बैटरी लगा रखी है। तो बैटरी लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर वर्क करा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आप वर्क अगर करा रहे हो किसी चीज पे तो वो प्रोसेस कैसा हो जाता है आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद पे खुद होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस खुद पे खुद नहीं होता। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट, ई सेल की वैल्यू क्या लिखी है? नेगेटिव लिखी है, ठीक है। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसीलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में था। इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते थे किसका? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे, याद है आपको? इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे हम वाटर का। 2H2O को हम तोड़ते थे और ये ब्रेक करता था किसमें? 2H2 प्लस O2 में, जहां पर H2 का जब 2 वॉल्यूम H2 बनता था तो एक वॉल्यूम क्या बनता था? ऑक्सीजन बनता था। 1:2 रेशियो में रहते थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना, याद है? इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे हम, इसका इलेक्ट्रिसिटी पास कराते थे, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके इसको हम क्या करते थे? ब्रेक करते थे, तोड़ने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों, इस बार का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे रहेंगे? आपको ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेंगे। तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो बहुत अलग अलग जगहों से उठा करके क्वेश्चन आपको देगा। तो मोस्टली आपको इस पे फोकस करना रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जल्दी से खत्म करेंगे हम, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ दिस ईयर। इस ईयर का सिलेबस इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडेज लॉज जो है उनको हटा दिया गया है। फिर भी हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आपको बता देंगे। आपको अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा, वरना आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करा हमने वाटर का, भाई ये हमको सीखना है। उसके बाद हमको डिफरेंट कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस सीखना है। सबसे पहले मैं लेता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। किसका लिया मैंने? मोल्टन NaCl, ठीक है। किसका करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस हम? मोल्टन NaCl, सोडियम क्लोराइड का करा रहे हैं। तो देखो NaCl में एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है। व्हाट द पॉइंट?
जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो आपके पास एक कंपाउंड है NaCl और इसमें एक कैटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। तो एट एनोड पर क्या बनने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा। एट कैथोड व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म एट कैथोड एंड व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म एट एनोड। तो बेटा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। इतना सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं एनोड की बात करूं कि एनोड पे क्या होने वाला है, तो लोग एनोड पर क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव है तुम्हारा, Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव जाकर के डिपोजिट होगा और Cl नेगेटिव जाकर के डिपोजिट होकर क्या बनाएगा, Cl और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम इसको लिख लेंगे हाफ Cl2 ऐसे करके, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। गॉट द पॉइंट। एनोड पर जाकर के ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और हाफ Cl2 का फॉर्मेशन करेगा। कैथोड पर आ जाए जहां पर रिडक्शन हो रही है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन का केस। रिडक्शन का केस हम देखें, रिडक्शन केस में क्या होगा, Na पॉजिटिव जो है वो जाएगा कहां पर, कैथोड पर, और एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, Na बना लेगा, ठीक है। सो ऑल ओवर रिएक्शन आपकी आप लिख सकते हो नेट रिएक्शन, यहां से यू कैन राइट नेट रिएक्शन। आप नेट रिएक्शन लिख सकते हो, क्या लिखोगे आप, Na प्लस Cl नेगेटिव एरो, क्या हो गया तुम्हारे पास, Na किसमें है, सॉलिड में, प्लस हाफ Cl2 किसमें है, गैसेस स्टेट में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नेट रिएक्शन। ये आपकी नेट रिएक्शन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी क्योंकि मॉल्टन NaCl लिया था हमने। तो मॉल्टन NaCl के केस में क्या रहता है हमारे साथ, मॉल्टन NaCl के केस में हमारे पास सिर्फ NaCl ही है। तो NaCl सिर्फ है तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इसका तो हमारे पास जब दो कंपाउंड जब रहेंगे ना हमारे पास, NaCl के साथ अगर कुछ और रहता तो दो कंपाउंड अगर हमारे पास आ जाते तो उस कंडीशन में हमारे सामने दिक्कत आ जाती है कि भैया कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। लेकिन यहाँ तो एक ही कंपाउंड है, तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सोडियम जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने ऑक्सीडाइज कराया, इसको रिड्यूस कराया एंड फाइनल नेट रिएक्शन हमारी ये आ गई। तो सोडियम हमको अलग मिलेगा, सोडियम का मेटल, और क्लोरीन गैस अलग मिलेगी। क्लियर है सबको, समझ आया, ये समझ आया, नोट कर ले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हम। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका बातें करने में, रफ करें इसको। ओके, सो आगे बढ़ करके अब हम बात करेंगे कि हमको किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब हमको करना है एक्वस NaCl का। किसका करना है बच्चों, एक्वस NaCl, ठीक है। एक्वस मतलब समझ रहे हो ना कि एक ऐसा NaCl है जिसमें वाटर डिसॉल्व है, एक ऐसा NaCl जिसमें वाटर डिसॉल्व है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। एक्वस NaCl का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है। ओके, तो इसका हम कैसे करेंगे, देखो एक्वस का क्या मतलब है, एक्वस का मतलब इसमें पानी भी मिला हुआ है, ठीक है। तो एनोड पर क्या होने वाला है, एट एनोड पर क्या होगा, सोचो आप फटाफट, क्या होगा एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो यहां होगा ऑक्सीडेशन और यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है, सबको पता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर है और NaCl है। हमारे पास दो कंपाउंड है, एक तो NaCl हो गया तुम्हारा एंड एक दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया, दो कंपाउंड है। अच्छा, तुमको पता है कि वाटर जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शो करता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी शो करता है। वाटर जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शो करता है और वो रिडक्शन पोटेंशियल भी शो करता है, दोनों के दोनों शो करने लगता है। तो वाटर जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों शो करेगा, एक मिनट थोड़ा कैमरा चेक कर रहा हूं मैं, विजिबिलिटी है या नहीं है, हाँ ठीक। तो वाटर, हाँ मैं क्या बता रहा था, एक्वस NaCl के बारे में बता रहा था ना। तो वाटर जो होता है वो ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है। तो हम देखेंगे कि वाटर किस तरह से ऑक्सीडेशन शो करेगा और किस तरह से रिडक्शन शो करेगा, ठीक है। तो एनोड पर जाकर के क्या बनने वाला है भैया, NaCl में Cl नेगेटिव जो होगा वो तो एनोड पर ही जाएगा, एनोड पे जाकर डिपॉजिट होगा और क्या बनाएगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके। तो हमने इसके आगे लिख दिया 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जाकर के क्या हुआ, Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो गया और Cl2 गैस का उसने फॉर्मेशन कर लिया। फिर वाटर भी है साथ में 2H2। अब पानी के साथ क्या होता है, देखो ना, पानी के साथ क्या होता है, पानी जाकर के ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है,
फिर उसके बाद से 4H प्लस आयन और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन, ये करता है। 4 इलेक्ट्रॉन वो देता है, लुक 4 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करता है, 4H प्लस आयन रिलीज करता है और साथ में 2 ऑक्सीजन। गॉट इट? लुक एट हियर 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2H2 और 2 ऑक्सीजन निकल गए और 4 इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो 4H प्लस आयन बनेगा। आ रही बात समझ में? देखो 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हमने ले लिया लेकिन H प्लस आयन लिया है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर आओ। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर बहुत सिंपल सी कहानी है कि Na प्लस जो होगा तुम्हारा वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेकर के मतलब रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर के क्या बना लेगा? Na सॉलिड बना लेगा और फिर उसके साथ पानी भी होगा हमारे पास, 2H2O, वाटर भी होगा। वाटर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद से क्या बनाएगा? H2 बनाएगा और प्लस 2OH नेगेटिव बनाएगा। गॉट इट? 2OH नेगेटिव, 2 2 4 2 4 और ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो बनने वाली है ये कैसा बनेगा? गैसेस बनेगा। दिस वन इज गैसेस और ये जो क्लोरीन बनेगी ये भी कैसा रहेगा? गैसेस रहेगा। देख लें, अच्छे से देख लें। देखो क्लोरीन जो था वो एनोड पर आया, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर के उसने ये बनाया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर जो था वो ऑक्सीडाइज हुआ एनोड पर आकर के और उसने ऑक्सीजन गैस लिबरेट की, 4H प्लस आयन का फॉर्मेशन किया और 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। कैथोड पर क्या हुआ? सोडियम आया, सोडियम रिड्यूस हुआ भाई, सोडियम ने रिड्यूस होकर के Na सॉलिड बना लिया और वाटर का भी रिडक्शन हुआ कैथोड पर आकर के और वाटर रिड्यूस हुआ और उसने H2 गैस बनाई और साथ में 2 हाइड्रोक्सल आयन बना लिए। ये सारी चीजें हुई। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि आखिर ऑक्सीडेशन इन दोनों में किसका होगा और इन दोनों में रिडक्शन किसका होगा? सवाल ये है कि दोनों में ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। सो आई मस्ट टेल यू कि यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है किसकी? क्लोरीन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है क्लोरीन की, दैट इज -1.36 वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -1.36 वोल्ट और यहां पर वाटर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है दैट इज वाटर है ना, तो इसका होता है -1.23 वोल्ट, इसका होता है -1.36 वोल्ट, इसका -1.23 वोल्ट। यहां आ जाओ, यहां पर आओगे तुम तो वाटर की अगर तुम बात करोगे, किसके? रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे वाटर के अगर तुम, तो यहां पर तुमको रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा -0.83 वोल्ट वाटर का। रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट होता है, इसका -2.71 वोल्ट है सोडियम का और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट है। अब सवाल ये फंसता है कि इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा और इन दोनों में कौन रिड्यूस होगा, क्योंकि वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शो करता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी शो करता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होगा रिड्यूस, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो होगा ऑक्सीडाइज। तो इन दोनों में देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, तो वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, तो वाटर को ही रिड्यूस भी होना चाहिए। बट डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल दैट वाटर ही ऑक्सीडाइज हो, वाटर ही रिड्यूस हो? वाटर ही ऑक्सीडाइज हो, वाटर ही रिड्यूस हो, क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है ना पॉसिबल। लेकिन कंसेप्ट तो यही है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। अब मैटर फंस गया यहां पे। तो भाई देखो, यहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज। एक्चुअली ओवर वोल्टेज ऑफ O2 इज लार्ज। O2 का ओवर वोल्टेज जो है वो ज्यादा होता है, O2 का ओवर वोल्टेज ज्यादा होता है। ठीक है, सो इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीडाइज कौन होने लगता है? हेंस ऑक्सीडाइज कौन होने लगता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस। तो किसका ऑक्सीडेशन होने लगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होने लगा। ऑक्सीडेशन होना किसका चाहिए था? वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। लेकिन O2 जो है ना,
O2 का ओवर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट समझो क्या होता है ओवर वोल्टेज। मतलब ऐसा है कि तुम 100 रुपए लेकर मार्केट निकले और मतलब तुम 100 रुपए का टारगेट बना के निकले, ठीक है, और तुम्हारे खर्च हो गए 150 रुपए। मतलब रियल टाइम में जो लगा और जो तुमने पहले से सोच रखा था, तो यहां पर हमने जो पहले से मान रखा था कि हाँ भैया -1.23 वोल्ट लगेगा, समझ रहे हो, लेकिन इसका कर गया डिक्रीज, रियल टाइम में इसका डिक्रीज कर गया। अब इसका डिक्रीज हो जाने की वजह से एक्चुअली ऑक्सीडेशन किसका होने लगता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का, यहां पर, ठीक है, इसका नहीं होगा। तो जिसका नहीं होता उसको ऐसे कट कर दो, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन किसकी होगी। तो रिडक्शन चेक करो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका होगा और इसका नहीं होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका ये जाकर के रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। बट यहां पर केस था ओवर वोल्टेज का, तो ओवर वोल्टेज की वजह से किसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया। होना किसका चाहिए था, होना चाहिए था वाटर का ऑक्सीडेशन, समझ गए। तो यहां पर हम नेट रिएक्शन लिखेंगे। ये नीचे वाली लाइन तुम लोग नोट कर लो, नीचे वाली लाइन अगर नोट कर ली है तो फिर मैं इसको करता हूं रफ, ताकि मैं क्या कर सकूं, नीचे नेट रिएक्शन को लिख सके। तो अब हम यहां लिखेंगे नेट रिएक्शन। देखना नेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम। हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, एक तो ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। ये एलएचएस वालों को उतार देते हैं। 2Cl नेगेटिव प्लस 2H2O एरो, यहां देखो क्या बचा, Cl2, यहां क्या बचा H2, यहां क्या बचा 2OH नेगेटिव, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अच्छा एक चीज और, इस वाले केस में क्या होता है कि ये जो Na प्लस होता है ना, Na प्लस, ये OH माइनस आयन के साथ जाकर के कंबाइन होकर के NaOH का फॉर्मेशन करने लगता है। मैंने तुम लोगों को बताया था क्लास 10th में चोर एल्काली प्रोसेस, डू यू रिमेंबर चोर एल्काली प्रोसेस, याद है। तो वो देखो ये वही है, इजंट इट, ये वही है ना। तो ये जो Na होता है ना, ये बाद में जाकर के क्या करता है, OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होकर के बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, समझ गए। तो यहां पर तुम 2OH माइनस नेगेटिव ना लिख करके तुम क्या लिख लो, NaOH लिख लो। NaOH का फॉर्मेशन करने लगता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने लगेगा। तो नेट रिएक्शन ये रही तुम्हारी। देखो नेट रिएक्शन में तुमको क्या मिला, क्लोरीन, फिर क्या मिला, हाइड्रोजन, ठीक है, दो चीजें मिल रही हैं। तो क्लोरीन कहां मिल रहा है तुमको, एनोड पर, हाइड्रोजन कहां मिल रहा है तुमको, कैथोड पर। और यहां पर तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया तुम्हारे पास एक्वस NaCl था और एक्वस NaCl को तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा के ब्रेक कराया, ठीक है। तो एनोड पर क्लोरीन मिला, कैथोड पर हाइड्रोजन मिला। तो बताओ दोनों के बीच में रेशियो क्या था, रेशियो क्या था। तो देख पा रहे हो तुम 1:1 है, 1:1, 1:1 रेशियो है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 1:1 रेशियो है। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल पाया जा रहा है तो हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहां ये कहां जाकर के मिल रहा है, एनोड पर, और ये कहां जाकर के मिल रहा है, कैथोड पर, समझ गए। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अच्छा ओवर वोल्टेज का केस सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हो वो एक दूसरे के नियर अबाउट हो। देखो यहां पर -1.36 और यहां पर -1.23, ठीक है। तो तुमको यही वाला केस जानना है, ओवर वोल्टेज वाला। अगर इसमें ज्यादा वैल्यू में अगर बहुत ज्यादा गैप रहेगा, बहुत बड़ा गैप रहेगा, तो वहां पर ओवर वोल्टेज का केस नहीं होता। छोटा सा गैप रहेगा तो इट में पॉसिबल कि ओवर वोल्टेज का केस आ जाए। तो एक्वस NaCl के केस में आपको ओवर वोल्टेज का केस याद करके रखना, ठीक है। सबको आया समझ में, नोट कर सकते हैं, रफ कर दूं मैं, ठीक। सारे लोग ठीक ठाक हैं, पढ़ रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, खूब खाओ, खूब सो और खूब पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, तुम्हारे पास खूब टाइम है, बहुत टाइम है। और जितना ज्यादा बच्चों अभी पढ़ लोगे उतना ही तुमको बाद में काम में आएगा। जब टीचर इन सब चीजों को क्लास में आपको पढ़ाएगा तो उस टाइम पर आपको ये सारी चीजें रिकॉल होंगी, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि एकदम एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगी जब आप दोबारा एक बार और, इट में पॉसिबल कि एक बार और अगर आप क्लास में पढ़ लो तो, अगर पढ़ लो तो, ठीक है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4, ठीक है।
तो H2SO4 में कौन मिलाया आपने, क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया। देखो तुमको याद होगा शायद, या नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूं, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे, इसमें हम 2 रॉड पुट कर देते थे ना, यहां हम एक्सटर्नल सोर्स लगा देते, सबको दिखाई दे रहा है ऊपर, यहां हम लगा देते 2 सोर्स, और इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे तो तुमने देखा होगा कि 2H2O ब्रेक करता था हमारा 2H2+O2 में, याद है, ये ब्रेक करता था। तो ये प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको हम एसिडिफाइड करते थे, याद है, H2SO4 इसमें मिलाते थे, जानबूझ के मिलाते थे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता था वो सबसे ज्यादा हाई रहता था, इस वजह से। तो वही H2SO4 को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है H2SO4 का। बात आ रही समझ में, H2SO4 का क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, ठीक है। तो कैसे कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, अब भैया एनोड पे कुछ बनेगा, एट एनोड कुछ बनेगा, कैथोड पर एट कैथोड। तुम देख रहे हो हमारे पास 2 कंपाउंड, एक तो H2SO4 है और दूसरा हमारे पास वाटर है, 2 है ना। तो H2SO4 में SO4 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा SO4 2 नेगेटिव का। तो बच्चों SO4 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर तुमको क्या मिलने वाला है, यहां पर तुमको मिलेगा कि ये बनाएगा तुम्हारा H2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब इसके साथ वाटर भी है, तो वाटर भी ऑक्सीडाइज होगा 2H2O, तो 2H2O ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या बनाता है ये O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये बनाता है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। फिर कैथोड पे आओ, कैथोड पर क्या होगा, देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन थे, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से इसने लिए हैं, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन यहां देगा भी, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू व्हाट, 2H2 गैस, 2H2 गैस दे देगा। पहला तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, और उसके बाद से सेकंड थिंग क्या है, वाटर है, तो 2H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बनाएगा ये बनाएगा तुम्हारा H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव, ये बनेगी तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन SO4, ठीक है। तो SO4 ने क्या किया है, यहां पर जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसने बनाया H2O8 पे 2 नेगेटिव। फिर यहां पर आओ, वाटर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर ऑक्सीडाइज होकर के याद कर लो ये O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसने क्या किया, वाटर ने जाकर के ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन अगर लिए हैं तो यहां पर जब वो रिड्यूस होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि चार्ज तो होता है जो डिस्ट्रॉय और क्रिएट तो होता नहीं है, तो जितने देगा वो उतने लेगा, तो यहां उतने दे रखे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां वो 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, गेन कर लेगा, समझे बात को। अब यहां से तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, इसका होता है लगभग -1.96, और वाटर का मैंने अभी लिखवाया तुम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू -0.83, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल इसका किसका, हाइड्रोजन का, तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है 0.00 वोल्ट, ठीक है। और इसका कितना होता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट, और सॉरी यहां पर ये -0.83 वोल्ट नहीं होकर के ये कितना होगा, अभी लिखवाया था -1.23 वोल्ट, ठीक है। अब सबका हमने इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस। तो यहां देखो किसका है ज्यादा, ये है, तो मतलब ये होने वाला है क्या, ऑक्सीडाइज। और यहां देखो किसका ज्यादा है, इसका है, तो ये होने वाला है क्या, रिड्यूस। ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, समझे। तो यहां से अगर हम नेट रिएक्शन लिखें, इफ वी राइट नेट रिएक्शन, अगर हमने नेट रिएक्शन लिख दी तो नेट रिएक्शन में हमको क्या मिलने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये 4H प्लस कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो क्या बचा, 2H2O गिव्स यू 2H2 प्लस O2। देख लिया, पहले हमने लिखा था इतना, पहले हमने इतना लिखा था, देख लो यहां पर लिखा था
2H2 प्लस O2 देगा, तो वही देखो 2H2 प्लस O2 हमको दे रहा है। इसका कोई काम नहीं है, देख रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था वो कम था, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था। समझ गए? तो जिसका ज्यादा रहेगा वो होगा रेड्यूस, जिसका ज्यादा होगा वो होगा ऑक्सीडाइज, जो जिसका कम होगा वो होगा रेड्यूस। बात समझ गए? यहां पर इसका ज्यादा था तो इसको यूज कर लिया हमने। तो यहां से नेट रिएक्शन है हमारी 2H2 ने हमको दिया 2H2 प्लस O2, किस स्टेट में दिया? गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराते हो किसका, वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो वाटर का, तो बताओ कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बनता है वो किस रेशियो में होता है? तो आप लिख दोगे, है ना, 1:2। ठीक है, हाइड्रोजन, जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है तब 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बन रहा है। दिख रहा है यहां से, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन बन रहा है तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बन रहा है। क्लियर है? नोट करेंगे? ओके, रफ करें। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 हो गया। अब हमको जो पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। किसका पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये सब खत्म करने के बाद ही हम उस पर पहुंचेंगे, कहां पे? फैराडे लॉ पे। ठीक है, फैराडे के 2 लॉ हैं, उन दोनों लॉ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, दोनों लॉ के बारे में आपको बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ के कहां पहुंचते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 विथ इनर्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा आप इसमें 2 तरह से हो सकता है, एक तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो और एक आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो। एक्टिव मतलब वो जो पार्टिसिपेट करे, इनर्ट मतलब वो जो पार्टिसिपेट ना करे। लाइक मैंने प्लैटिनम ले लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लैटिनम ले लिया, तो प्लैटिनम जो है वो अपना सरफेस तो देता है, वो अपना सरफेस देता है रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। समझ रहे हो ना? यहां पर मैंने कहा कि मान लो ये हटा दिया और मैंने कहा कि अभी इसके अंदर जो है वो क्या है, वो CuSO4 है और ये क्या है? PT, प्लैटिनम की रॉड है, और ये भी क्या है? प्लैटिनम की रॉड है। तो प्लैटिनम जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये अपना सरफेस देगा ताकि रिएक्शन हो सके। समझ गए? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ हमको CuSO4 को कराना है। तो भाई CuSO4 का हमारे पास सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मान लो, होने वाले एक्वस सॉल्यूशन है CuSO4 का। फिर वही कहानी, एट एनोड, एनोड पर क्या बनने वाला है, और एट कैथोड, कैथोड पर क्या बनेगा? तो एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा? ध्यान से देखना, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव गया और इसने बनाया H2OA 2 नेगेटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके साथ कौन है? एक्वस है, तो पानी है, मतलब 2H2 वाटर, तो वाटर भी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए। फिर कैथोड पर आओ, कैथोड पर क्या बनने वाला है भैया? एक बार बनेगा Cu क्या करेगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बना लेगा? Cu। कैसा बनाएगा? सॉलिड, और उसके साथ फिर वाटर, तो 2H2O वाटर जो होगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा? H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव, ये बनाएगा। देख लो ध्यान से, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन की कंडीशन है हमारी, और यहां पर देखो ये किसकी कंडीशन है? रिडक्शन की कंडीशन है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब यहां पर हमको फिर से चेक करना है क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका लिखवाया अभी -1.96, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अभी लिखवाया था, कितना था? -1.23 वोल्ट। यहां पर कॉपर का देखो, कॉपर का कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज +0.34 वोल्ट। और वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू -0.83 वोल्ट। अब चेक करो किसका ज्यादा किसका कम, चेक करो। देखो यहां पर किसका होगा? वाटर का होगा क्या? ऑक्सीडेशन, और कॉपर का होगा क्या? रिडक्शन। देख रहे हो, कॉपर का होगा रिडक्शन, इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। जिसका ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वही ऑक्सीडाइज होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही रिड्यूस होता है। तो ये तो दोनों खत्म हो गए बेटा, ये और ये, इनकी कहानी समाप्त। तो बचा ये, तो देखो क्या क्या बच रहा है। तो नेट रिएक्शन अगर तुम लिखोगे, नेट रिएक्शन अगर लिखोगे तो क्या मिलेगा नेट रिएक्शन में तुमको? ध्यान से देखना, 2H2O प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू व्हाट? O2 प्लस 4H प्लस Cu, ये मिलने वाला है आपको। देख रहे हो, मतलब क्या है
मतलब ये है कि कैथोड पर आपको मिलेगा कॉपर और एनोड पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे एक्वस CuSO4 का इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ जब आप एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको एनोड पर जाके ऑक्सीजन गैस मिलती है और कैथोड पर जाकर के कॉपर का मेटल मिलता है। कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। देख रहे हो यहां पर, ये मिलेगा आपको कहां पर, एनोड पर, और ये मिलेगा आपको कहां पर, कैथोड पर। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मिल रही है, क्या, 4H+ आयन। इसका क्या मतलब है, 4H+ आयन मतलब सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से सुनना इस बात को, सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन लगातार एसिडिक हो रहा है, सॉल्यूशन लगातार एसिडिक हो रहा है। और अगर सॉल्यूशन लगातार एसिडिक हो रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। पीएच वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। मतलब जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे CuSO4 का इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रॉन, देन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट इज CuSO4 सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक विथ टाइम। टाइम के साथ वो धीरे धीरे एसिडिक होने लगेगा। तो कई बार ये भी पूछता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो CuSO4 का इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सॉल्यूशन जो होगा वो किस तरह का रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा। तो यहां से आप आंसर दे सकते हो कि H+ आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, एसिडिक हो रहा है, इसका मतलब पीएच वैल्यू घट रही है। पूछ सकता है कि पीएच के साथ क्या होगा, पीएच बढ़ेगा, पीएच घटेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा। तो आप बताओगे भैया पीएच यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर। रफ करें, आगे बात समझ में, ओके। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप ना, कि अगर हम ऐसा करें कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, किसका, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। और CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किसके प्रेजेंस में हम कराने वाले हैं, तो हम Cu के प्रेजेंस में ही कराएंगे। मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ ही रिएक्शन होने वाली है। तो बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड तो जो होगा वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ना, वो तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है नहीं, वो तो सरफेस भी देगा और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा, दोनों करेगा। तो यहां से इनर्ट इलेक्ट्रोड हटाओ और यहां लिखो तुम कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या लिखेंगे हम, कॉपर इलेक्ट्रोड। यहां हमने लिख दिया कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या होगा, अब आते हैं एट एनोड पर। एनोड पर क्या कहानी होगी, और एट कैथोड पर क्या कहानी होगी। ध्यान से देखना, एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा। तो यहां से तो वही कहानी है, SO4 2 नेगेटिव यहां से, और इसने दिया तो ये बनाया S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कहानी तो ये हो गई। दूसरा वाटर होगा ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तीसरा कॉपर जो है, कॉपर का जो रॉड है, अब वो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी होगा अब ऑक्सीडाइज। कॉपर की रॉड भी ऑक्सीडाइज होगी, समझ रहे हो, कॉपर की रॉड में भी ऑक्सीडेशन होने लगेगा। यही तो दिक्कत है। मतलब क्या है कि Cu जो होगा वो बनाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी होगा ऑक्सीडाइज। अच्छा, रिडक्शन पे आओ। तो भैया कैथोड पर कौन कौन है, वाटर है और कॉपर का रिडक्शन भी होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो कॉपर जो होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और बनाएगा क्या, Cu बनाएगा। Cu क्या, सॉलिड, यहां पर क्या था, सॉलिड। और उसके बाद फिर 2H2O वाटर है अपना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके क्या बनाएगा, ये H2 गैस बना लेगा और उसके साथ 2OH नेगेटिव। अब सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो और सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो कहानी है आपको 2 3 4 5 की क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसका कितना था, -1.96 वोल्ट। इसका कितना था, -1.23 वोल्ट। अच्छा, इसका कितना है, इसका कितना है, कॉपर का, बोलो 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 फटाफट। इसका होता है -0.34 वोल्ट, ठीक है। और यहां पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा +0.34 वोल्ट। यहां पर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल्स टू 0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। ये है कहानी।
इसका रिडक्शन पोटेंशियल देख लो कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कि रिडक्शन किसका होने वाला है, कॉपर का। मतलब कैथोड पर जाकर कौन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, समझे। और यहां देखो इसका माइनस में, इसका माइनस में, इसका भी माइनस में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा है, दिख रहा है, इसका सबसे ज्यादा। अच्छा, क्या इसमें ओवर वोल्टेज का केस लगा दें? तो मैंने कहा कि जब वैल्यू लगभग लगभग हो तब ओवर वोल्टेज का केस लगाना। यहां पर देखो वैल्यू में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है ना, तो तुम ओवर वोल्टेज का केस नहीं लगा सकते। ओवर वोल्टेज का केस यहां पे काम करता ही नहीं। मतलब ऑक्सीडेशन तो कॉपर का ही होगा, मतलब रिडक्शन तो कॉपर का ही होगा। अब ये कैसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी कॉपर का हो रहा है और रिडक्शन भी कॉपर का हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज भी कॉपर, रिड्यूस भी कॉपर, तो फिर फायदा क्या है? यहां से अगर तुम नेट रिएक्शन लिखोगे तो नेट रिएक्शन लिखकर देखो क्या होने वाला है। यहां हमने लिख दिया नेट रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये तो गया, ये भी गया, ये गया, अब बचा क्या, ये दोनों बचे। तो यहां देखो कौन है, यहां पर है Cu सॉलिड में, और यहां पर इसके साथ है प्लस में Cu2+, और यहां पर फिर से Cu2+, और यहां पर कौन है Cu, समझे, सॉलिड में। अब मेरी बात सुनना, Cu2+ से Cu2+ कैंसल आउट, तो तुम Cu से कहां जा रहे हो, Cu से कहां जा रहे हो तुम, Cu पे ही जा रहे हो यार। ये क्या हो गया, यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। ये वाला कौन सा है, एनोड वाला, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, कैथोड वाला। मतलब ये जो है वो कहां है, कैथोड पे, और ये वाला कहां है, ये वाला एनोड पर है। अब एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हो तुम, किधर से किधर, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपको पता है किसकी कंडीशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की है ये कंडीशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या फिर आप बोलो इसको एक और जगह यूज करते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ये जो एनोड वाला कॉपर है ना ये इम्प्योर है, और कैथोड वाला जो कॉपर है ना वो प्योर है। ये कैथोड पे एक पतली सी स्ट्रिप लगी है, देखो इसको रफ करके दिखाते हैं यहां पर आपको। सबको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? नींद आ रही है? थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, नींद आएगी, लेकिन क्या करोगे, कोशिश करो। मान लो ये हमने एक कंटेनर ले लिया, यहां हमने एक कॉपर की रॉड ली और एक ये पतली सी स्ट्रिप ली कॉपर की। सॉल्यूशन किसका अपने पास, CuSO4 का। यहां से हमने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दी या फिर सेल जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ये जो कॉपर है ना एनोड पर, ये इम्प्योर है बेटा, इम्प्योर, इम्प्योर कैसा है, इम्प्योर, और ये कैसा है, प्योर है। तो देखो ये रिएक्शन क्या कह रही है, ये रिएक्शन कह रही है कि एनोड से कहां जा रहा है, कैथोड पर, मतलब इम्प्योर से कहां जा रहा है, प्योर की तरफ। इम्प्योर से कहां जा रहा है, प्योर की तरफ जा रहा है। तो इम्प्योर से प्योर की तरफ जाएगा, तो मेरी बात सुनना, जितनी इंप्योरिटीज इसमें होंगी वो सारी इंप्योरिटीज तो भैया यहां से यहां जाएंगी नहीं। देखो कॉपर के साथ ना बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली हुई हैं। अब हमको क्या है कि प्योर कॉपर चाहिए, वी नीड प्योर कॉपर। तो प्योर कॉपर अगर हमको चाहिए तो इंप्योरिटीज जो होंगी वो तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी नहीं। यहां से तो हमको दिख रहा है कि जो कॉपर होगा एनोड पे, जो कॉपर होगा वो कॉपर ही जाकर के यहां डिपोजिट करेगा। तो एनोड का कॉपर कैथोड पे पहुंच गया तो सारी इंप्योरिटीज यहां छूट गई, एनोड मड बना लिया, सारी इंप्योरिटीज यहां पे छूट गई। और जितना कॉपर था इस पे ना, ये धीरे धीरे ये जो रॉड है ना ये क्या करने लगेगी, खत्म होने लगेगी, डिसअपियर होने लगेगी। क्योंकि जितना कॉपर था ना इसका, ये सारा कॉपर जो है धीरे धीरे जाकर के इस स्ट्रिप पर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, और प्योर कॉपर हमको इस स्ट्रिप पे जाकर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है और ये पूछ भी सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम एक्वस CuSO4 का कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ ही करा रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा कि अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो आप कहोगे कि भाई एनोड से कैथोड की तरफ, ये तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला केस है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाला, जिसमें हम इंप्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाते हैं, इंप्योर कॉपर को प्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड जो होता है वो इंप्योर होता है और कैथोड जो होता है वो प्योर होता है। तो इंप्योर से प्योर की तरफ वो जाकर के क्या करने लगता है, डिपोजिट करने लगता है। बात आई सबको समझ में, कोई दिक्कत, इतना सबको समझ में आया? तो बेटा ये था डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, आपको बताया मैंने क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं,
बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस दो शब्द से बना है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो और दूसरे बोलते हैं लाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जिसको ब्रेक कर दिया जाए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। हम भूल गए आप पीछे बताना, सारा कंसेप्ट बता दिया उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब आप किसी चीज को आप ब्रेक करते हो ना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। शुरू से पढ़ते आए हो, पानी वाला केस भी आपने देख लिया, जो आप बचपन में पढ़ते थे क्लास 10 में, क्लास 10 बचपना था ना, तो वहां पे पढ़ते थे, तो आपने देख लिया कि H2SO4 के केस में कैसे हम ब्रेक करते हैं और किन बेसिस पे हम किस पे कहेंगे कि कब कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। लेकिन एक्वस NaCl के केस में थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ है, वहां पे ओवर वोल्टेज जो होता है वो भारी पड़ जाता है। तो ओवर वोल्टेज भारी पड़ जाने की वजह से क्लोरीन जो हो रहा था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था, समझ रहे हो। ऑक्सीजन को होना चाहिए था ऑक्सीडाइज, लेकिन क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जा रहा था। तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज, लार्ज ओवर वोल्टेज ऑफ द ऑक्सीजन एंड ड्यू टू लार्ज ओवर वोल्टेज उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी वो लगातार घट रही थी। तो घटने की वजह से भाई एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब उससे ज्यादा हो जाएगी। जब कोई चीज बहुत ज्यादा घटने लगेगी, तुम यहाँ ऊपर हो और मैं यहीं पर अपनी जगह पर हूं और तुम धीरे धीरे घटने लगे तो ऑटोमेटिकली मैं तुमसे ज्यादा हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो बस वही कहानी होती है, समझ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस पे अगर प्रॉब्लम्स दी हुई हो बुक में तो आप बना लेंगे, और जो सेकंड लेक्चर रहेगा इस पे, जो अगला लेक्चर रहेगा हमारा वो फैराडे लॉ पे रहेगा, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दो लॉ है, दोनों लॉ के बारे में हम बातें कर लेंगे। तो जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे, विद इन 2 लेक्चर्स, 2 लेक्चर के अंदर चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, फैमिली के साथ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।